जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का मुद्दा है दोस्तों। हाल ही में पिछले कुछ महीनों की बात है, फरवरी के महीने में दोस्तों इसका अनावरण किया गया है और इससे संबंधित दोस्तों जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो भी प्रश्न होंगे वह निश्चित तौर पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट वगैरह होंगे, जैसे अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो जैसे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भाई कहाँ पर स्थापित है, इसका क्षेत्र कहाँ है, कौन से क्षेत्र में है, साथ ही साथ में दोस्तों कितना क्या कैसा इसमें कौन कौन सी मेटल्स वगैरह हैं, और अगर इसके यदि हम बात करें कुछ अन्य तथ्यों की कि भाई यदि इसका क्या किया गया है, अनावरण किया गया है या इसे स्थापित किया गया है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था और क्यों इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ही पड़ा, है ना। तो इन सभी विविध जितने भी तथ्य वगैरह होंगे दोस्तों, इनका आज हम समाहार करके आपके सामने एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगी और चलिए ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। बात की जाए दोस्तों यदि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक तथ्य है कि भाई हमें इसके अन्य नामों से भी रूबरू होना चाहिए, है ना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के यदि अन्य नामों की ओर जाएं दोस्तों, तो एक नाम है यहाँ पर समता या समानता की प्रतिमा या मूर्ति। समता या समानता की प्रतिमा या मूर्ति, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। आपका जो ऑप्शन है वो ये इस रूप में भी आ सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या समानता या समता की प्रतिमा। साथ ही साथ में दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है भाई कि ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो बनी है किसकी प्रतिमा, किसकी मूर्ति है। तो यदि बात की जाए तो आप देखेंगे साइड में एक पिक्चर है दोस्तों, एक इमेज है रामानुजाचार्य की चूंकि यह प्रतिमा है तो हम एक नाम और क्या दे सकते हैं, हम कह सकते हैं रामानुज प्रतिमा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अब बात ये आती है भाई कि अब इसके आगे की चर्चा हम किस रूप में करें, है ना। यानी कि रामानुज प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, तो इसकी जो आगे की चर्चा है उसमें हम किस रूप में इसे आगे बढ़ाएं। तो देखिए बात को आप समझिएगा, यहाँ पर हमें दो प्रकार से अध्ययन करना है। पहला, हमें कुछ बातें रामानुज के बारे में जाननी होंगी कि जो आचार्य या संत रामानुजाचार्य जी हैं इनके विषय में हमें जानना होगा। साथ ही साथ में दोस्तों हमें ये देखना होगा कि भाई कहाँ पर इसकी स्थापना वगैरह की गई, है ना, और क्या इसके और अन्य फैक्ट या तथ्य वगैरह हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि ये जो रामानुजाचार्य जी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि बात की जाए देखें जन्म की, तो जन्म हुआ है दोस्तों इनका तमिलनाडु में 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बंदूर में, ठीक है। महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। देखिए बात को आप समझिएगा, जन्म का दिवस उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म का वो ईयर उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भाई क्यों इसका अनावरण किया गया, क्यों इसे स्थापित किया गया और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ही क्यों, है ना। तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों इनका जो जन्म हुआ है, इस जन्म के 1000 वर्ष के उपलक्ष्य में। कितने वर्षों के उपलक्ष्य में दोस्तों, 1000 वर्ष। देखिए 1017 में जब आप 1000 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2017। तो ये जो वर्ष चल रहे हैं 2017, 18, 22 या जो भी अभी वर्तमान में आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका 1000 वर्ष जो है वो जन्म का पूर्ण हो चुका है और उसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया है दोस्तों, इसका अनावरण किया गया है, इसे स्थापित किया गया है। अब देखिए आप बात को समझिएगा यहाँ पर कि भाई कौन थे ये आचार्य या संत श्री रामानुजाचार्य, है ना। तो रामानुजाचार्य के विषय में दोस्तों यदि बात करें हम, तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 11वीं सदी के दौरान, 11वीं सदी में एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक, ठीक है। कौन थे रामानुजाचार्य, तो 11वीं सदी के एक वैदिक दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे। इन्हें हिंदू या वैष्णव संत के नाम से भी जाना गया और इनकी जो ये प्रतिमा है दोस्तों ये कैसी है। अब यहाँ से आपके प्रश्न बनने स्टार्ट होंगे, बात को आप समझिएगा, है ना। कैसे प्रश्न बनने स्टार्ट होंगे, देखिए 11वीं सदी तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आपको 10,017 से या 1017 से, सॉरी 10,017 नहीं, 1017 से आपको ये याद रहेगा 11वीं, ठीक है। 10वीं के बाद 11वीं आ गई सदी। अच्छा, वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक, ये तो जब आप आगे इनका अध्ययन करेंगे तब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई समाज सुधारक हैं ये, है ना। महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो प्रतिमा है ये कैसी है। ये प्रतिमा है दोस्तों बैठी हुई मुद्रा में है। तो बैठी हुई मुद्रा की यह विशाल प्रतिमा जब स्थापित हुई, साथ ही साथ में दोस्तों यह क्या हो गई, तो ये हो गई दूसरी ऊंची प्रतिमा, विश्व की सेकंड ऊंची प्रतिमा, ठीक है। यानी बैठी हुई मुद्रा की, और बैठी हुई मुद्रा की धातु से निर्मित, मेटल से निर्मित, कितनी धातुओं का प्रयोग हुआ है, इन सभी से प्रश्न बनेंगे और हम आगे इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे यदि हम बात करें तो क्या है भाई कि विश्व की दूसरी ऊंची प्रतिमा है कौन सी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब जब यह दूसरी है तो हम लगे हाथ एक पहली वाले का भी डाटा भाई देख ही लेते हैं यहाँ पर। तो पहली प्रतिमा कौन सी है, तो पहली प्रतिमा है दोस्तों बुद्ध की प्रतिमा है बैठी हुई, जो कि कहाँ पर है, थाईलैंड में है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो हमने यहाँ पर देखा कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई है 216 फीट और उसकी ऊंचाई है किसकी,
थाईलैंड के बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई है 300 फीट, लगभग 300 फीट। तो यहाँ से एक हमारा प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट बन गया कि भाई स्टैचू ऑफ इक्वालिटी विश्व की दूसरी ऊंची प्रतिमा है और मुद्रा कौन सी है, बैठी हुई। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी स्थापना की कि भाई ये स्थापना कहाँ पर की गई है। तो स्थापना दोस्तों की गई है हैदराबाद में। हैदराबाद के, दरअसल में हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद एक क्षेत्र है, शमशाबाद, उसी के निकट दोस्तों मुचिंतल नामक एक प्लेस में 45 एकड़ में फैला हुआ एक क्षेत्र है। ठीक है, कितने एकड़ में दोस्तों, 45 एकड़ में। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। हैदराबाद, शमशाबाद, मुचिंतल, 45 एकड़ में फैला या विस्तृत एक क्षेत्र है जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं, जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक अकादमी। अब ये भी आपका एक प्रश्न हो गया। ठीक है, जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक अकादमी दोस्तों ये कहाँ पर है, तो तेलंगाना में। और इसी जगह पर या इसी जगह में क्या किया गया है, इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। ठीक है, ये जो प्रतिमा है कौन सी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये समानता की प्रतिमा या समानता की मूर्ति या रामानुज प्रतिमा, इसे स्थापित किया गया है कहाँ पर, जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक अकादमी में स्थापित किया गया है, उसी के परिसर में। और यह कितने में फैला हुआ है, तो यह है 45 एकड़ में। और यह प्लेस कहाँ पर है, तो हैदराबाद के निकट शमशाबाद के पास मुचिंतल नामक प्लेस पे। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो जाती है यहाँ पर दोस्तों, महत्वपूर्ण ये हो जाता है भाई कि लोकार्पण किसने किया, है ना। लोकार्पण किसने किया, तो लोकार्पण किया गया है किसके द्वारा दोस्तों, पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनके द्वारा 5 फरवरी 2022 को क्या किया गया है, इसका लोकार्पण किया गया। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, कैसे ये करंट का मुद्दा हुआ, क्योंकि भाई अभी जो हमारा समय चल रहा है ये 2022 का वर्ष चल रहा है। और 2022 में दोस्तों निरंतर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सामने आती चली जा रही हैं। निश्चित तौर पर लगभग साल से 1.5 साल पहले का करंट अफेयर पूछा जाता है और उसी कड़ी में यह एक बहुत महत्वपूर्ण करंट का मुद्दा है। ठीक है, इसलिए आप इसे नोट करें और पढ़ें बढ़िया से। तो 5 फरवरी 2022 जो है दोस्तों वह दिनांक है, वह तिथि है जब इसका लोकार्पण किया गया। और साथ ही साथ में अब एक और महत्वपूर्ण बात, पहली चीज हमने ये देखी कि जन्म के 1000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, इस मूर्ति को स्थापित किया गया है 1000 वर्ष पूर्ण होने पर। ठीक है, और दूसरी चीज जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बेसिक सी बात है, वो ये है कि रामानुजाचार्य की एक स्वर्ण प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है जिसका वेट कितना है, जो है 120 केजी। 120 केजी गोल्ड से निर्मित है। गोल्ड मतलब क्या, स्वर्ण। ठीक है, अब देखिए इसका अनावरण कब किया गया, इसका अनावरण किया गया है 13 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा। और यह प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में है, मंदिर परिसर है। अब देखिए ये मंदिर परिसर कहाँ पर, तो आप जो प्रतिमा है, अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, प्रतिमा जिस आधार पर है ना, वहाँ पर 108 जो है अगल बगल क्या है, मंदिर वगैरह हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों निकट में ही एक और उसके गर्भगृह में एक और प्रतिमा है जो प्योर गोल्ड की है, 120 केजी गोल्ड से निर्मित है। कितने, 120 केजी गोल्ड से निर्मित है। और इसका अनावरण कब किया गया, इसका अनावरण किया गया है 13 फरवरी 2022 को। यानी कि आपको वहाँ से 2 चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक क्या है, एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी निकला है दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ना। यूनिटी भी इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी पढ़िएगा। सारी जितने स्टैचू वगैरह हैं आपको पढ़ने ही होंगे ना। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है इसका अनावरण या इसका लोकार्पण किसने किया, तो वो किया है पीएम मोदी जी ने। और अब वहीं पर एक और है आपका क्या है, स्वर्ण निर्मित जो इनकी प्रतिमा है, एक मूर्ति है। ठीक है, उसका अनावरण किसने किया हुआ है, तो उसका अनावरण किया है दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया 13 फरवरी 2022। तो ये दोनों तिथियां इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके रखिए। और अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, पहली बात कि भाई इतने डाटा वगैरह जितना भी है इसे तो आप नोट करते ही चलें। तो अभी तक हमने देखा कि भाई स्थापना कहाँ पर की गई, लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। 2 रूप में लोकार्पण देखने मिल रहा है, एक मिल रहा है हमें उस प्रतिमा का और दूसरी चीज़ एक और स्वर्ण प्रतिमा का। ठीक है, फिर इसके बाद बात आ रही है दोस्तों कि यदि हम बात करें कि यह जो आपके सामने मूर्ति वगैरह है ना, स्टैचू है आपकी, तो अगर हम बात करें दोस्तों इसके, तो इसके वास्तुकार कौन है, इससे एक प्रश्न बनेगा। तो वास्तुकार की यदि बात की जाए दोस्तों तो आनंद साई और चिन्ना जीआर स्वामी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है चिन्ना जीआर स्वामी। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा। दोनों ये क्या है, इनके वास्तुकार हैं और वास्तुकार महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी वास्तुकार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है। और यदि बात की जाए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की दोस्तों तो इनके वास्तुकार कौन है, आनंद साई और चिन्ना जीआर स्वामी। इसके बाद बात की जा रही दोस्तों कि इसमें लागत कितनी आई है इस स्टैचू के पूरे निर्माण में, इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो इसकी लागत है दोस्तों 1000 करोड़, 1000 करोड़ की लागत आई है। और ये लागत जो आई है दोस्तों, ये सारे पैसे
क्या सरकार ने दी हैं? बिल्कुल नहीं, ये पैसे हैं दोस्तों दान के, ये दान के पैसों से निर्मित है। और यदि बात की जाए इस दान में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो हैदराबाद के ही माई होम ग्रुप के जे रामेश्वर राव, इन्होंने सबसे ज़्यादा पूंजी दान की। ठीक है, अगली बात दोस्तों, ये जो मूर्ति है इसके यदि हम बात करें किसने बनाया, इसके निर्माण किसने किया, एक कंपनी, क्योंकि कोई तो होगा जिसे ये जिम्मा दिया गया होगा, कोई तो होगी कंपनी जिसने जिम्मेदारी निभाई होगी बनाने की, उसे ये जिम्मा दिया गया होगा, है ना। तो बात की जाए यदि कि भाई यह जिम्मेदारी किसे दी गई थी, तो यह जिम्मेदारी दी गई थी चीनी कंपनी है चेंगुआ समूह के इरोजन कारपोरेशन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा निर्माण किया गया है? चीनी कंपनी। और कौन से समूह की है? तो चेंगुआ समूह की है, और इरोजन कारपोरेशन के द्वारा क्या किया गया है? इसका निर्माण किया गया है। तो ये कुछ बेसिक जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने हैं। अब देखिए, कुछ हम याद रखने के तरीके भी यहाँ पर पहले देख लेते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं रामानुजाचार्य जी की। तो यदि याद रखने की बात करें दोस्तों, तो देखिए 120 केजी की, कितने केजी की? 120 केजी गोल्ड की वो स्वर्ण प्रतिमा रामानुजाचार्य की, जो कि गर्भगृह में है, और जिसका अनावरण किसने किया है? तो किया हुआ है हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ने, राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद जी ने 13 फरवरी 2022 को। समझिए आप बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो 120 का डाटा है 120 केजी का, यह 120 केजी आपको कहाँ से 120 मिलेगा? 120 केजी ही क्यों मूर्ति का वजन रखा गया? ठीक है, तो देखिए 120 वर्ष की अवस्था में इनकी दोस्तों क्या हुई थी? मृत्यु। और इसी के उपलक्ष्य में मृत्यु कब हुई थी? 120 वर्ष की अवस्था में। 10-17 में दोस्तों क्या होता है? जन्म होता है, मृत्यु होती है 11-37 में। लोग जो कथाएं वगैरह हैं, ठीक है, जो चर्चित थी, उन कथाओं से जानकारी मिली कि इनकी मृत्यु कब हुई है? 120 वर्ष में 1137 ईस्वी में। तो वही 120 के चलते क्या हुआ है, यहाँ पर 120 केजी गोल्ड की एक मूर्ति जो है स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई गर्भगृह में। और अब अगले यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट जो यहाँ पर है डाटा हमारा, वो क्या? 1000 वाला, कि आप देखेंगे 1000 करोड़ दान में, ठीक है, जो लागत आई है वह दान में मिली 1000 करोड़ की पूंजी है। और यही 1000 का आंकड़ा हमें फिर से यहाँ पर मिला था कि भाई जन्म के 1000 वर्ष के उपलक्ष्य में ही क्या किया गया है? इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसे आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे, हमारी जो चर्चा होगी वह अब होगी आचार्य रामानुजाचार्य जी को लेकर के। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है कि आखिर स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी जो है दोस्तों, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ही क्यों कहा गया इसे? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों इसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहा गया? ऐसा बिल्कुल नहीं कि इनका कोई एक नाम था स्टैचू ऑफ या इक्वेलिटी करके ऐसा कुछ। तो दरअसल में दोस्तों इसके पीछे की कहानी है, आप देखें आगे इसके पीछे की कहानी दोस्तों। और कहानी कुछ इस हिसाब से है कि जब इनका जन्म हुआ, जन्म के उपरांत, ठीक है, जन्म के कुछ दिनों बाद ही ये लग गए किसके पीछे, किस चीज के, इनका एक ध्येय हो गया, एक एम था, इनका एक उद्देश्य था दोस्तों, वह यह था कि समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करना। यानी कि दोस्तों समाज में चारों तरफ, ठीक है, क्या कर रहे थे? ये समानता की बातें लेकर के आ रहे थे, समानता है। और आगे चल करके दोस्तों इन्होंने भक्ति आंदोलन में भी एक अहम भूमिका अदा की, भेदभाव को समाप्त किया। तो ये सारी चीजें हैं, हम इसे क्रम से देखते हैं। सबसे पहली बात है, नोट रखिएगा, और यहाँ पे नोट आप इसे एक दूसरे रूप में भी रखिएगा। किस रूप में? तो इस मूर्ति की स्थापना का यदि उद्देश्य पूछा जाए, तो इस मूर्ति की स्थापना का दोस्तों उद्देश्य था यही संदेश क्या करना? सभी लोगों तक पहुंचाना। कौन सा संदेश? समानता और सामाजिक न्याय की जो बात है, यह संदेश। तो आप नोट करें, समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की, एक बात हो गई। दूसरी बात, इन्होंने वैदिक शास्त्रों पर कई भाष्यों की रचना की और 9 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 9 ग्रंथ लिखे, जिसे नवरत्न कहा गया, इनके जो ग्रंथ हैं। अब इन ग्रंथों से प्रश्न कैसे हो सकते हैं? समझिए आप, इन ग्रंथों से प्रश्न हो सकता है दोस्तों कि भाई आपके सामने 4 रखेंगे ऑप्शन में, और 3 जो होंगे वो इनके होंगे और 1 इनका नहीं होगा। तो आप उस हिसाब से पढ़ लीजिए, एक नज़र देख लीजिए, चीज़ें लगभग आपके कंट्रोल में होंगी। तो वेदार्थ संग्रह, श्री भाष्य, वेदांत सार, वेदांत दीप, गीता भाष्य, गद्य त्रियम, ठीक है, गद्य त्रियम के बाद दोस्तों श्री रंग गद्यम, शरणागति गद्यम और नित्य ग्रंथम। ये जो है दोस्तों इनके 9 क्या हैं? ग्रंथ हैं। इनकी इन्होंने क्या किया? इन पर भाष्यों की रचना की है। फिर इसके बाद बात की जा रही दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ही यदि नाम पड़ा तो क्यों? तो उसके पीछे की कहानी है कि भाई रामानुज जो है, रामानुजाचार्य ने सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के मध्य सामाजिक समानता पर जोर देने की बात कही। उन्होंने क्या क्या किया इस बात पर, तो आप आगे देखिए इसी कड़ी में। मैंने इसके पहले ही चर्चा आपसे की हुई है कि भाई इन्होंने किस पर जोर दिया, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया सामाजिक समानता पर, ठीक है, सामाजिक न्याय पर। और यदि बात की जाए कि उन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सबसे पहले कहाँ पर जोर दिया? मंदिरों को सभी वर्गों हेतु खोलने की बात कही।
हम भली भांति इस बात से परिचित हैं। यदि हाल में ही हम देखें तो ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर स्त्रियों के प्रवेश को लेकर के दिक्कतें हुई, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित किया गया है ना, और इसको लेकर के बातें हैं। तो ये तो चलिए ठीक है। इसके और पहले यदि हम जाते हैं दोस्तों तो SC/ST वर्ग है या कोई भी वर्ग है, किसी भी वर्ग को यदि अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, जो भेदभाव था समाज में, और खासतौर से आप देखिए बात को, ये अभी का दौर नहीं चल रहा है, अब तो खैर ठीक है, अब जागरूकता अपने जो है चरम पर है कहीं ना कहीं, और अब भेदभाव उतना बहुत विशेष देखने नहीं मिलता है, ठीक है, लोग जागरूक हैं। लेकिन बात की जाए उस दौर की, जिस दौर में इन्होंने ऐसे एक स्टार्ट किया कि भाई आगे आए, सामने आए, तो यदि बात की जा रही तब की दोस्तों, तो देखें आप कि क्या हो रहा है, मंदिरों को सभी वर्गों हेतु खोलने की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा भेदभाव मत करो भाई, सभी के लिए खोल करके रखो। दूसरी चीज दोस्तों, नंबर 2 पर शिक्षा को सभी तक पहुंचाने की इन्होंने पहल की। तीसरी चीज दोस्तों क्या है, तीसरा है सार्वभौमिक भाईचारे को अपनाने की बात कही। किसकी बात कही इन्होंने, सार्वभौमिक भाईचारे के अपनाने की बात कही। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं दोस्तों, इन सभी चीजों को के लिए उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया लोगों को, और इन्हीं सबके चलते क्या कहा गया, इस मूर्ति को क्या नाम दिया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या समता की मूर्ति या समानता की मूर्ति, या दोस्तों एक और क्या है तो रामानुज प्रतिमा, इसका एक नाम किया गया है। अब इसके बाद दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों के चलते हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इनके जो उद्देश्य हैं, ठीक है, और ना केवल उद्देश्य दोस्तों, यदि हम बात करें इनके कुछ प्रमुख संदेश भी हैं, हम संदेशों की भी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम उद्देश्य देख रहे हैं, तो इसी के चलते हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं कि उन्होंने सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को गले लगाया, निश्चित तौर पर लगाया। साथ ही साथ में दोस्तों उन्होंने क्या किया, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त किया, छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया, और साथ ही साथ में भक्ति आंदोलन को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन को हम पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन को इन्होंने क्या किया, पुनर्जीवित करने का बहुत ही भरसक प्रयास किया। और इसी प्रयत्न का ही परिणाम था दोस्तों कि ये प्रेरणा स्रोत बने। किस चीज़ की प्रेरणा, तो इन्हीं से प्रेरणा ली किन्होंने, तो कबीर ने, मीराबाई ने और आचार्य रामदास ने। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है कि इन्होंने इनसे प्रेरणा ली। साथ ही साथ में दोस्तों प्रेरणा और किन्ने ली है, तो आगे चल करके गांधी जी भी इनसे प्रेरित थे, इनकी विचारधाराओं से प्रेरित थे गांधी जी, ना केवल गांधी जी बल्कि अम्बेडकर भी इनकी विचारधाराओं से प्रेरित दिखे। तो ये कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर हैं। और अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ और अन्य तथ्यों की, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और अन्य विविध तथ्यों की, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों जो पूरे फैक्ट हैं उनकी बात की जा रही है, तो देखिए आप बात को समझिएगा। हालांकि उसके पहले एक और महत्वपूर्ण बात, स्टैचू ऑफ, यदि हम बात करें दोस्तों इक्वलिटी की, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है इनकी जो एक अवधारणा थी जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचारित किया, किन्होंने दोस्तों, आचार्य रामानुजाचार्य जी ने, वह थी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। तो इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया, ये इनका एक सबसे बड़ा योगदान सामने जो देखने मिल रहा है। भक्ति आंदोलन वगैरह तो हमने पहले ही देख लिया। और वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यह भी पूछा गया है परीक्षा में। तो इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण धरती ही एक परिवार है, या संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह एक परिवार है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम कुछ और अन्य तथ्यों की। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो हम प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, तो यदि इस प्रतिमा की बात करें दोस्तों तो यह किससे निर्मित है, तो ऑप्शन में आपके होगा पंचलोहा। देखिए मेटल है, कैसा मेटल है, ये पंचलोहा है, ठीक है। दरअसल में दोस्तों यह एक मिक्सअप है, मिक्सचर है, मिश्रण है। तो कितनी इसमें धातुएं मिली हुई मेटल्स हैं दोस्तों, तो देखें सबसे पहले दोस्तों गोल्ड, ठीक है, सेकंड नंबर पर है सिल्वर, थर्ड है दोस्तों ब्राश, फोर्थ पर है दोस्तों कॉपर, और फिफ्थ पर है दोस्तों आपका क्या, जिंक। यानी कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा और जस्ता, इन 5 धातुओं से, इन 5 से मिल करके बना हुआ है। इस कारण से क्या कहा हमने, पंच लोहा नाम हमने इसे दिया हुआ है। साथ ही साथ में दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, और इसके बाद आपका प्रश्न सीधे होगा पंचलोहा से, षडलोहा से, अष्टलोहा से, ऐसे करके प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें कि इस मंदिर में क्या क्या विशेषता है, या इस मूर्ति की क्या क्या विशेषता है, इनसे यदि कुछ संख्यात्मक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ नंबर वाले, तो देखें कैसे हो सकते हैं। सबसे पहली तो बात है दोस्तों टोटल हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसकी जो कुल ऊंचाई है, ठीक है, इस ऊंचाई की यदि हम बात करें दोस्तों तो कितनी है, 216 फीट। और हमने देखा कि इसी के साथ यह कौन से नंबर की हो गई, सेकंड नंबर की बैठी मुद्रा की सबसे ऊंची प्रतिमा। और फर्स्ट कहाँ है, थाईलैंड में, बुद्ध की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो यही टोटल हाइट किसकी, स्टैचू ऑफ रामानुज, जो एक्चुअल रामानुज की मूर्ति है। आप देखिए इमेज में, आप देखिए यहाँ पर कि भाई एक तो पहले पूरी प्रतिमा है, तो पूरा कितना है, पूरे की हाइट है 216 फीट। फिर बात की जाए केवल जब वो जहाँ से वो बैठे हुए हैं, आधार को आप छोड़ दीजिए, यदि हम बात करें केवल बैठे हुए भाग की, तो वह कितना है दोस्तों, उसकी हाइट कितनी है, वो है आपके 108 फीट। फिर बात की जाए दोस्तों जिस आधार स्तंभ पर वो बैठे हुए हैं, ठीक है, वो जो आधार है उसे क्या नाम दिया गया है, उसे नाम दिया गया है भद्रवेली। तो इसकी भी ऊंचाई, टोटल हाइट क्या नाम दिया गया दोस्तों, भद्र या भद्रावेली, ठीक है। और ये भद्रावेली, सॉरी वेदी, भद्रावेदी
तो ये जो भद्रा वेदी है इसकी भी यदि हम ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो कितनी है, 54 फीट। ठीक है, फिर भद्रा वेदी के बाद दोस्तों हम आते हैं जो पद्म, जो आपका ये पद्म पीठम वगैरह है दोस्तों, उसकी विषय में पूछा जाएगा तो उसका कितना है दोस्तों, तो वह है 27 फीट। फिर एक और है त्रिदंडम, क्या है दोस्तों, त्रिदंडम। अब ये त्रिदंडम क्या होता है, देखिए त्रिदंडम, इसकी ऊंचाई कितनी है, 135 फीट। आप देख रहे हैं एक जैसे शंकर जी अपने त्रिशूल को लिए हुए होते हैं, वैसे आपको एक दिख रहा है डंडे के रूप में, आपको दिख रहा है इस इमेज में दिख रहा है। तो यहाँ दोस्तों इसकी जो यदि हम हाइट की बात करें त्रिदंडम की, इसे त्रिदंडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिदंडम। ठीक है, इसकी यदि हम हाइट की बात करें दोस्तों तो कितनी है, 135 फीट है। फिर अगला जो प्रश्न बनेगा दोस्तों, जिस पर ये बैठे हुए हैं, है ना, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ लोटस, लोटस का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिख रहा है आपको सामने, ठीक है, इमेज में ही आपको दिख रहा है कि जो नंबर है लोटस के वो कितने हैं, 36। और फिर बात की जाए शंख और चक्र की दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर शंख और चक्र भी हैं, उसी लोटस के ऊपर आप देखेंगे तो छोटे छोटे शंख और चक्र हैं। आप गूगल से इमेज भी डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। तो उनकी संख्या है 18। और फिर बात की जा रही है दोस्तों, एक अंतिम आपका जो प्रश्न है वो है स्टेप, सीढ़ी, कि भाई सीढ़ियों की संख्या कितनी है। तो आप देखिएगा यहाँ पर सीढ़ी से चढ़ करके वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, उस आधार स्तंभ, फिर उसके बाद आप जाते हैं कहाँ और ऊपर। तो अगर हम बात करें इस स्टेप की दोस्तों की सीढ़ियाँ कितनी है, टोटल स्टेप्स कितने हैं, तो वो हैं 108। अब आप आराम से इसे याद रख सकते हैं। कैसे, 108 क्या हो गई आपकी वो सीढ़ियाँ जहाँ तक आपको पहुँचा रही हैं, ये याद रखने का तरीका है। 108 फीट की ऊंचाई तक नहीं है सीढ़ियाँ, लेकिन 108 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 108 फीट क्या है, रामानुज जी की जो प्रतिमा है जहाँ से वो बैठे हुए हैं वहाँ से उसकी क्या है, टोटल हाइट है। तो 108 और 108 कितना हो गया दोस्तों, 216। तो ये कि याद रखने के कुछ तरीके हैं छोटे छोटे, ठीक है, इनसे हमें याद रहती हैं चीज़ें। 108 फीट तक नहीं है सीढ़ियाँ, लेकिन 108 सीढ़ियाँ हैं जिन्होंने 108 फीट के साथ मिलकर के 216 तक हमें पहुँचा दिया। फिर इसके बाद बात की जा रही दोस्तों 108 का एक और आंकड़ा आपके सामने है, दिव्य देशम। अब ये दिव्य देशम क्या है, तो दोस्तों उसके अगल बगल में 108 नक्काशीदार जो मंदिर है छोटे छोटे, तो उसे दोस्तों क्या नाम दिया गया है, उसे दिया गया है दिव्य देशम। आप इमेज में देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर। अब लास्ट जो हमारे प्रश्न बन सकते हैं जहां हमें पहुंचना है दोस्तों, तो वह है कि भाई मंदिर के अंदर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इस मंदिर के अंदर आप पाएंगे कि चित्र और वीडियो के माध्यम से इनके संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। जब आप अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर चारों ओर क्या है, चित्र हैं, और जो आधुनिक समय पे जो वीडियो वगैरह है प्रोजेक्टर इत्यादि के माध्यम से आपको वहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। फिर बात की जाए दोस्तों, वहाँ पर ऑडियो गाइड भी अवेलेबल रहेगा, जो कि कितने भाषाओं में है, 5 भाषाओं में। इन 5 भाषाओं से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। वो 5 भाषाओं में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो अंग्रेजी है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, और एक और अन्य भाषा है दोस्तों, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा ही। तो इस तरीके से ये 5 भाषाएं जो हैं, इनमें आपका क्या रहेगा, वहां पर ऑडियो गाइड अवेलेबल रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद हमें और क्या पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से इतना ही पर्याप्त है। देखिए बात को आप समझिएगा, किसी भी यदि हम बात करें किसी भी मुद्दे की, तो पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है दोस्तों। अब बात यह है कि हमें यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है, हमारा काम लगभग इतने तथ्यों में हो ही जाएगा। और यह एक गहनतम अध्ययन था। करंट अफेयर में मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। आपको सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा, वो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि 5 फरवरी को मोदी जी ने अनावरण किया, लोकार्पण किया, और फिर उसके बाद 13 फरवरी को कौन करते हैं, रामनाथ कोविंद जी करते हैं। तो वो दरअसल में दोस्तों क्या था, उसके विषय में हमने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो आपको ठीक लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने का कारण दोस्तों मैंने पहले ही आपसे साझा किया हुआ है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वह जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, वह जो ज़रूरतमंद बच्चा है, जिस तक यह वीडियो पहुँचे और जिसे इसका लाभ मिले, तो उसे इसका लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रमुख कारण है कि यह वीडियो क्या किया जा रहा है कि बार बार हम कह रहे हैं आपसे कि आप इसे साझा करें। इससे दोस्तों होता क्या है, दरअसल में जब आप इसे साझा करते हैं किसी के साथ, आप इसे शेयर करते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या इंस्टाग्राम है, या किसी भी अन्य माध्यम से, आप किसी भी सोशल साइट्स के माध्यम से जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इससे दोस्तों होता यह है कि देखिए हमें भी एक तो प्रोत्साहन मिलता है भाई, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, आगे कार्यों को और सुचारू रूप से और बेहतर तरीके से आपके सामने लाने के लिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो एक्चुअल ज़रूरतमंद बच्चा होता है, जिसे वाकई में इसकी आवश्यकता है, कैसे, अब भाई सब कोई सक्षम नहीं है कि बड़े शहरों में जाकर के बड़े बड़े संस्थानों की बड़ी बड़ी फीसें जो है पे कर सकें, और साथ ही साथ में दोस्तों वहाँ का खर्च मैनेज कर पाएँ, ये सबके बस की बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब आज के इस युग में इतनी ज़्यादा हम प्रगति कर चुके हैं कि लगभग घर बैठे इंटरनेट है, मोबाइल हाथ में है, यूट्यूब है, तो इसके माध्यम से यदि कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े किसी बच्चे तक पहुँचे हैं तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत अच्छी होगी, उसका भी भला। और साथ ही साथ में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि
कई बार क्या होता है कि आर्थिक स्थिति जो है अध्ययन में रुकावट पैदा करती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई कोई बच्चा इस कारण से ना पढ़ पाए कि बोले आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण से हम अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बढ़िया करें। और हमारी ये सीरीज़ दोस्तों दरअसल में क्या है कि थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रहती है ऑफलाइन क्लासेस को लेकर के, इस कारण से समय अभाव रहता है और यही कारण है कि हम निरंतरता नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों प्रयास किया जा रहा है कि जैसे ही समय मिलता है, लगभग हर दूसरे दिन, हर 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन में एक वीडियो आपके सामने आती चली जा रही है और यह कारवां रुकेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। मतलब मेरा कहना ये है कि ये जो है ये आगे इसी तरीके से हम लेते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपके सामने वीडियो, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, इसके माध्यम से एक समय ऐसा होगा लगभग सारे सब्जेक्ट, सारे विषय आपके हाथ में होंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।